स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम और उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रकार होते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में नेशनल इनकम और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एंड देयर वेरियस टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, जो नेशनल इनकम होता है उसे हम तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स of the determination of the national income. First is national income by income method, second is expenditure method, and third is value added method. So first of all we will discuss about the national income about by the income method. So students, when we are going to determine the national income by income method, so the basic concept of the national income by income method is that all the factors incomes are included in national income. So the formula used to determine the national income is, that is NNPFC बराबर NDPFC plus NFIA. As you know, earlier we have discussed that the national income is also known as NNPFC. So formula is NNPFC equal to NDPFC plus NFIA. NDPFC इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब हम नेशनल इनकम को समझने का प्रयास करते हैं तो NDPFC बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो NDPFC है इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज डोमेस्टिक इनकम। सो जब भी हम NNPFC को डिटरमाइन करते हैं तो NNPFC का मतलब क्या है? NDPFC। सो NDPFC इज व्हाट? इट इज़ द डोमेस्टिक इनकम। NDPFC में अपनी जो डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें हम NFIA ऐड कर देते हैं। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो बच्चों, फिर प्रश्न उठता है कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? तो देखिए, डोमेस्टिक इनकम क्या है? किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उस देश के लोगों के द्वारा जो भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है उसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो हमारा पूरा NNPFC आ जाता है। अब चूंकि पहले ही हमने बताया कि जो फैक्टर इनकम होती है, ऑल दी फैक्टर इनकम्स इंक्लूडेड, बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। जो फैक्टर इनकम होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? बच्चों देखो, अगर आपको फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है। भाई बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब आप कहीं कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके एवज में आपको एक पारिश्रमिक मिलता है, एक आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसी को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। अब लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि भाई जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, जो बेनिफिट होता है, जो रिवार्ड ऑफ योर वर्क होता है, वो सिर्फ मनी के फॉर्म में नहीं होता। मनी क्या है? मनी इज द इनडायरेक्टली रिवार्ड ऑफ योर वर्क, बट बिसाइड इनडायरेक्टली रिवार्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्टली रिवार्ड। सो we will discuss about the compensation of employee. Compensation of employee means जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको किस प्रकार के रिवार्ड मिलते हैं। तो रिवार्ड सामान्य तौर पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कंपोनेंट होते हैं उसमें पहला है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड रिटायरमेंट पेंशन। वेजेज एंड सैलरी इन कैश है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जो भी रिवार्ड्स कैश के रूप में मिलता है वो वेजेज एंड सैलरी इन कैश है, जैसे आपकी सैलरी। दूसरा, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। वेजेज एंड सैलरी इन काइंड मीन्स ये वो रिवार्ड होता है जो आपको सैलरी के टर्म में ना मिल करके, लेकिन ये भी एक जगह का रिवार्ड होता है क्योंकि आप कोई काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका प्रोविडेंट फंड PF, PF जो प्रोविडेंट फंड है वो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, आज के समय में वर्क सिक्योरिटी को लेकर के, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपको विभिन्न प्रकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे LIC की पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आता है। रिटायरमेंट पेंशन,
आप सभी जानते हैं अपनी जॉब को पूरा करने के बाद जो रिटायरमेंट पेंशन मिलती है वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंतर्गत आती है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देने का बात है, जब हम प्रैक्टिकल्स एग्जाम करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दिया जाता है, उसके कभी कभी उसके कंपोनेंट दे दिए जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और उसके कंपोनेंट एनी वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब दिया गया है, तो आपको पहली जो प्राथमिकता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ही देना है। यानी COE जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, रेस्ट जो है उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, इट्स ओके। तो तब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी जोड़ा जाता है नेशनल इनकम जब हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इट इज इनकम। ये क्या है? इनकम है। किससे? प्रॉपर्टी से। इट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और द एंटरप्रेन्योरशिप। भाई देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, एक तो इनकम के रूप में हमारा जो सैलरी होता है वो होता है। दूसरा क्या होता है, आदमी कहीं पे जैसे उसने कोई ज़मीन खरीद लिया, ज़मीन खरीद के उसको रेंट पे उठा दिया, तो रेंट क्या है? उसको जो रेंट मिलता है वो प्रॉफिट होता है। किसी ज़मीन को लोन ले देता है। तो हम जो भी इनकम अपने ऑपरेटिंग सरप्लस से ऐड करते हैं वो भी हमारा फैक्टर इनकम के पार्ट में होता है। तो आज ये था बच्चों, हमने आज के अपने इस वीडियो में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस के रूप में समझने का प्रयास किया है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेशनल इनकम समझ करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसको पुनः एक बार पूछ सकते हैं। ओके, सो एनी कन्फ्यूज़न? नो? ओके, थैंक यू।